हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। सो कम्स द क्वेश्चन, व्हाट इज रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। So, pollution which is basically arising from the man-made nuclear substances or radioactive substances which are released from the nuclear fallout, X-ray machines, nuclear reactors and nuclear waste। इन सबको कहा जाएगा रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। एक टर्म आता है जिसे कहा जाता है रेडियो एक्टिविटी, इसे भी समझना बड़ा जरूरी है। सो रेडियो एक्टिविटी इज बेसिकली द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, beta particles in the form of electrons, and short wave electromagnetic waves which are also referred to as the gamma rays. All these rays are generated when the radioactive substances undergoes decay, right? So now talking about the causes of the radioactive pollution, first is the natural cause and the second is the man-made cause. Natural की अगर हम बात करते हैं तो it arises from UV rays, cosmic rays, then substances like the radium 234, uranium 235, uranium 238, then we have thorium 232, radon 222, potassium 40 and carbon 14। वहीं पर जो मैन मेड पोल्यूशन होता है वो किया जाता है एक्सरे मशीन्स के द्वारा जो डायग्नोसिस में यूज होती हैं। देन माइनिंग एंड रिफाइनिंग ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस लाइक यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम एंड अदर्स एज वेल। इसके अलावा इट कुड अराइज बिकॉज ऑफ द लीकेज फ्रॉम द रिएक्टर्स विच आर बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर्स, देन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एंड टेस्ट, and it could also arise because of the occupational exposure, right? There are two types of radiations, dear students. First is the ionizing radiation and the other one is non-ionizing radiation. We need to understand both of them and we will also understand which of the two is more lethal. So basically the non-ionizing radiation is received in the form of UV radiations, which is from the sunlight. It is biologically very harmful to us. Most of these UV radiations are absorbed by the ozone layer which is present in the stratosphere. Alright? वहीं पर अगर हम ionizing radiation की बात करते हैं तो it arises from the X-ray, it arises from gamma rays, alpha radiations as well as the beta radiations जो प्रोड्यूस होता है जब हमारे radioactive substances डीके करते हैं। ज्यादातर केसेस में ये जो आयनाइजिंग रेडिएशन होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं ऐसे एलिमेंट्स से जो होते हैं ऑलरेडी हमारे अर्थ के क्रस्ट में या फिर मैनमेड होते हैं। कई बार न्यूक्लियर टेस्ट और एक्सप्लोजन के द्वारा भी ये आयनाइजिंग रेडिएशन प्रोड्यूस हो सकते हैं। अगर हम इफेक्ट की बात करते हैं बिकॉज ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस, इट कुड बी अ शॉर्ट रेंज इफेक्ट एंड इट कुड बी अ लॉन्ग रेंज इफेक्ट। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, जो शॉर्ट रेंज इफेक्ट होता है इट इज ऑब्जर्व्ड इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर एक्सपोजर, वेयरएज जो लॉन्ग रेंज इफेक्ट होता है इसका इफेक्ट बहुत जल्दी विजिबल नहीं होता। हो सकता है कि इंडिविजुअल को एक्सपीरियंस भी ना हो बट उसकी फर्स्ट या फिर उसकी जो सेकेंड जनरेशन हो उसमें इसका इफेक्ट देखने मिले, राइट? जो शॉर्ट रेंज इफेक्ट होता है इट ब्रिंग्स ड्रास्टिक मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज द फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द इंडिविजुअल विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डैमेज टू योर लिवर, WBC, बोन मैरो। अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखते हैं स्प्लीन में डैमेज होता है, लिम्फ नोड्स डैमेज हो जाती हैं। कई बार शॉर्ट रेंज इफेक्ट में हमको कैंसर देखने मिल सकता है। इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द स्टेरिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड अलॉन्ग साइड दैट डैमेज टू आई भी होता है। अगर हम लॉन्ग रेंज इफेक्ट की बात करते हैं तो इट कुड इंक्लूड टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट्स एज द मेंटल एंड द फिजिकल डिफॉर्मिटीज विल बी विजिबल इन द फ्यूचर जनरेशन। जो आने वाली जनरेशन होगी उसके अंदर हमें मेंटल एंड फिजिकल डिफॉर्मिटीज देखने मिल सकती है। Radioactive substances like iodine 131, strontium 90, they are being readily absorbed by the plants. And once that is absorbed by the plants, what the plant would do is it will simply pass on these radioactive substances to the consumers, which could include the human also. Radioactive substances like cobalt 60, cobalt 58, and zinc 65 are absorbed by the aquatic plants and the fishes. When these fishes and the plants are consumed, फूड चेन के अंदर जब इनको हम देखेंगे तो इट वुड लीड इनटू द बायोमैग्निफिकेशन बाय मींस ऑफ फूड चेन। सो कम्स द क्वेश्चन, कैन वी कंट्रोल दिस रेडियोएक्टिव वेस्ट? यस, वी कैन कंट्रोल इट। वी कैन चेक फॉर लीकेज एनीवेयर जहां पर ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं। सेकेंड, वी कैन अवॉइड एक्सरे अनलेस इट इज एक्सेप्शनली नेसेसरी।
थर्ड इज वी मस्ट रेगुलरली मॉनिटर द प्लेसेस जहां पर इन रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का यूज किया जा रहा हो. एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बैन ऑन द न्यूक्लियर टेस्ट एज वेल एज द यूज ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब. ठीक है, डिस्पोजल की बच्चों हम बात करते हैं. तो द बेस्ट अप्रोच फॉर डिस्पोजल ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेज इज डिस्पोजिंग देम डीप अंडर द ग्राउंड सर्फेस. बेसिकली डिस्पोजल नहीं होता है बट स्टोरेज होता है. एंड स्टोरेज इज डन ओनली आफ्टर द रेडियोएक्टिव वेस्ट इज treated properly. The radioactive waste is buried in a suitable shielded container which is buried deep approximately 500 meter within the rocks and below the earth's surface. Second approach we could use is we can bury these radioactive substances in a specially constructed building under human care. But this is something which is not being practiced. We can also subject these radioactive substances for reprocessing of nuclear waste. And also the transmutation of the isotopes could be done with shorter half-life. But these things, since they are exceptionally expensive, we do not practice it. Earlier, we did have this approach के burial under the Antarctic ice cape हो सकता था, then seabed में उसको bury कर सकते थे, या फिर space में outside the gravitation of Earth उसे discharge कर सकते थे. But हमारे पास leakage का खतरा था, इसलिए we do not practice such thing, right? So that is it, guys, in this video. I hope आपको अच्छा लगा होगा. Please hit the like, share and subscribe button. Stay blessed.